नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस पार्टी ने 1986 में 1986 में शरिया के जिन को बोतल से बाहर निकाला था, कल उसे देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बोतल में बंद कर दिया। अब इस जिन को, बोतल में बंद जिन को दफन करने की ज़रूरत है। कैसे होगा ये बात करूंगा। पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर लें और 1986 की आपको घटना की याद दिला दें। 1986 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था। शाहबानो नाम की एक बुज़ुर्ग महिला, जिसके पति ने, शायद वो 88 या 90 साल की थी, उस उम्र में उनको तलाक दे दिया था और गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनको गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है और उनके पति को गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। ये देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला था और संविधान के मुताबिक फैसला था। तो जो लोग सर पे संविधान की किताब लेकर चल रहे हैं, उनको याद करने की ज़रूरत है कि 1986 में क्या हुआ, या कहें कि फिर से उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि 1986 में क्या हुआ। 1986 में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश भर के मौलवी मौलाना इकट्ठा हो गए कि भाई हमारा जो है विवाह का कानून और दूसरे हमारे जो निजी मसले हैं वो शरिया के हिसाब से चलेंगे, संविधान के मुताबिक नहीं। तब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस में आरिफ मोहम्मद खान के अलावा किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि इसका विरोध करे। राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए मौलवियों के सामने। उनको लगा कि अगर इनकी बात नहीं मानी तो मुस्लिम वोट चला जाएगा। कांग्रेस हमेशा अपनी नीतियों को, संविधान के प्रावधानों को वोट बैंक की दृष्टि से देखती है, इसी से समझिए इसको। और कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसको बदला जाएगा। यानी एक तरह की ये घोषणा थी, मुसलमानों के मामले में देश संविधान से नहीं शरिया से चलेगा। और उस फैसले को पलट दिया गया। कहा गया कि गुजारा भत्ता देने की ज़रूरत नहीं है, गुजारा भत्ता का अधिकार नहीं है मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि शरिया इसकी इजाज़त नहीं देता। अब आप देखिए, भारत कोई इस्लामी देश तो है नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है। धर्मनिरपेक्ष देश में संविधान से ऊपर धार्मिक या मजहबी कानून कैसे हो सकते हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये किया। उसके पास प्रचंड बहुमत था, लोकसभा में भी था, राज्यसभा में भी था, कोई दिक्कत नहीं थी पास कराने में संविधान संशोधन विधेयक, और कराया उसने। तमाम विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने और कुछ दूसरे दलों ने भी, लेकिन उसका कोई असर सरकार पर नहीं हुआ, लेकिन उसका असर जनता पर हुआ। और मैं मानता हूं कि वही समय है, वो जो है वही प्रस्थान बिंदु था जब कांग्रेस की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है उसको लोगों ने मान लिया कि ये ऐसा है। उसके बाद से आप देखिए कांग्रेस का जो पतन होना शुरू हुआ है, तो 1984 के बाद आज तक उससे पूर्ण बहुमत नहीं मिला कभी। 2004 से 2014 के बीच में और उससे पहले जो है 1991 से 96 के बीच में उसकी सरकार ज़रूर रही, लेकिन बहुमत नहीं मिला। 91 से 96 तक जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त से सरकार बनाई गई। देश में के इतिहास में पहली बार सांसदों की खरीद फरोख्त हुई सरकार बचाने के लिए। 2 बार हुई है ऐसी घटना, दोनों बार कांग्रेस ने की है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि दोनों सरकारों में मनमोहन सिंह थे। पहली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में, दूसरी सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन मनमोहन सिंह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला इसके खिलाफ कि नहीं, संविधान सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, संविधान के मुताबिक देश चलेगा, किसी मजहबी कानून के तहत नहीं चलेगा। लेकिन आज मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहे हैं, फिर किसी दिन करेंगे। उनके बारे में बात करने के लिए बहुत कुछ है और जो बातें हैं वो आर्थिक मुद्दों पर है, तो उसकी बात फिर किसी दिन। तो राजीव गांधी ने ये कर दिया। अब आप देखिए कांग्रेस का डर, कांग्रेस की दुविधा। उसको लगा कि मुसलमान वोट तो इससे मिल गया, लेकिन हिंदू नाराज़ हो जाएंगे। 2014 में 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 2014
तो संतुलन स्थापित करने के लिए कांग्रेस संतुलन स्थापित करती है। नेहरू की बात याद कीजिए जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बिहार में 400 किसानों की पुलिस फायरिंग में मौत को नेहरू कह रहे थे थोड़ा संतुलन स्थापित हुआ है। ये संतुलन स्थापित करने की जो परंपरा, जो नीति है कांग्रेस पार्टी की, आज़ादी के बाद से ही चल रही है। और आप जितने भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जितनी भी सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं या सांप्रदायिक तनाव हुए हैं, उन सब की FIR उठा के देख लीजिए, विदाउट एक्सेप्शन आपको मिलेगा कि दोषी कोई भी हो। इतने मुसलमान गिरफ्तार हुए तो इतने ही हिंदू गिरफ्तार होने चाहिए। ये संतुलन स्थापित करने की नीति कांग्रेस की आज तक बनी हुई है। तो कांग्रेस ने ये काम तो कर दिया और उसके बाद जो है हिंदुओं को खुश करने के लिए शिलान्यास करा दिया अयोध्या में राम मंदिर का। फिर मौलवियों ने दबाव डाला तो निर्माण रुकवा दिया। तो 2 नावों की सवारी में राजीव गांधी बीच में गिरे और उनकी सरकार चली गई। 414 सीट से सीधे 292 पर आ गए, आधे से भी कम। और उसके बाद कांग्रेस नीचे ही जाती गई। तो उन आंकड़ों पर कई बार बात कर चुके हैं तो उसको अभी छोड़ देते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर शरिया को तरजीह दी कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी ने देश को और दुनिया को ये संदेश दिया कि हम भले ही इस्लामिक देश नहीं हैं, लेकिन हमारे लिए संविधान से ज़्यादा महत्वपूर्ण शरिया है। क्यों? क्योंकि मुसलमान हमारा वोट बैंक है। हमको मुसलमान वोट नहीं देगा तो हम सत्ता में कैसे आएंगे? तो मुसलमान के वोट का वीटो मेरा मानना है कि उस समय से शुरू हुआ। बिल्कुल प्रभावी रूप से कह सकते हैं, पहले भी था, प्रभावी रूप से वो दिखने लगा। मुसलमानों ने दिखाया, कहा कि इतने प्रचंड बहुमत से आई हुई सरकार के प्रधानमंत्री को घुटनों पर बिठा दिया हमने। तो उनको लगा कि यही हमारी असली ताकत है कि हम संविधान की न चलने दें। जब कॉन्फ्लिक्ट हो संविधान और शरिया में तो शरिया की चलनी चाहिए, ये हमारी जीत है। और ये खून जो है मुसलमानों के, ख़ास तौर से मौलवियों के, आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मौलवियों के और जो मुल्ला हैं उनके मुंह ये खून लग गया। तो हर बात में सरकार को झुकाने की कोशिश होने लगी और कांग्रेस झुकती गई। जो क्षेत्रीय दल हैं जो मुस्लिम वोट पर निर्भर थे वो भी झुकते गए 2014 में, और भारतीय जनता पार्टी भी झुकती रही। केवल मैं कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की ही बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने ये बदल दिया कि दबाव में तो नहीं झुकेंगे। तो नाराज़गी जो मोदी से है और बीजेपी RSS से तो पहले से थी, वो कई गुना बढ़ गई मुसलमानों के बीच में इसकी वजह से। इसलिए स्ट्रेटेजिक वोटिंग, एक मुश्त वोट बीजेपी के खिलाफ। कौन सामने खड़ा है इससे मतलब नहीं, बीजेपी को हरा रहा है कि नहीं, एक ही सवाल। जवाब हाँ में है तो मुस्लिम वोट वहाँ जाएगा। यही हुआ 2024 में। तो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया, यानी बुधवार को। मामला था तेलंगाना का। अब्दुल समद नाम का आदमी है जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया था। उसने गुजारा भत्ते की मांग की, मना कर दिया, मामला अदालत में गया। तेलंगाना में जो ट्रायल कोर्ट है उसने कहा कि 20,000 रुपये महीना गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। उस फैसले के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा कि गुजारा भत्ता तो देना पड़ेगा, लेकिन जो अमाउंट था 20,000 का उसको घटा के 10,000 कर दिया। तो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आया कि शरिया में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है और मुसलमानों के शादी ब्याह, तलाक और जो इनहेरिटेंस का मामला है, ये सब मुद्दे जो है शरिया से तय होंगे, संविधान से नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मैं कह रहा हूँ, बड़ा ऐतिहासिक है। शाह बानो के जजमेंट से भी बड़ा फैसला है ये। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि CRPC जो अब ख़त्म हो गई है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसकी धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार है
और जो नई न्याय संहिता बनी है उसकी धारा 144 के तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है, और कहा कि ये कोई दान धर्म नहीं है, ये उनका मौलिक अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए। उससे आगे बात कही सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। ये 2 जजों की बेंच थी जिसमें जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह थे। इन दोनों का फैसला है, और फैसले में ये कहा गया कि सभी धर्मों मजहबों की महिलाओं को तलाक के बाद, और कहा कि गैर कानूनी 3 तलाक के आधार पर भी अगर तलाक दिया है तब भी गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है, और ये अधिकार संविधान से मिला है, ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब आप इस फैसले के असर को समझने की कोशिश कीजिए। ये पहली बार, मुझे याद नहीं है, हो सकता कभी कोई फैसला आया हो, पहली बार मेरी याददाश्त में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की सर्वोच्च अदालत ने शरिया और संविधान में जब चुनाव का मौका आया तो संविधान को चुना, क्योंकि ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें बहस के समय पूछा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, बेंच ने पूछा है कि शरिया इस बारे में क्या कहता है, इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। इस फैसले में नहीं पूछा, और उन्होंने कहा कि धर्म आपका, मजहब आपका कोई भी हो। और यहाँ तक कि इसी साल जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुस्लिम महिला ने अगर तलाक लेने के बाद दूसरी शादी कर ली है तब भी वो अपने पहले पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। अब ये दोनों फैसलों को एक साथ मिलाकर देखिए और इनके असर का एक आकलन कीजिए, तो आप जो निष्कर्ष निकालेंगे, मुझे लगता है मैं जो निष्कर्ष निकालने जा रहा हूँ उसी के अनुसार निष्कर्ष निकलेगा कि इसने रास्ता खोल दिया है देश में राष्ट्रीय स्तर पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। अभी तक ये डिमांड जो है भारतीय जनता पार्टी की थी, बाकी ज़्यादातर पार्टियां और ख़ासतौर से कांग्रेस पार्टी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। कांग्रेस पार्टी इस देश को इस बात से कोई एतराज़ नहीं है कि इस देश में शरिया का कानून चले। ये शुरू किया था अंग्रेज़ों ने और इसको कंटिन्यू किया कांग्रेस पार्टी ने। और अगर ठीक है, याद है मुझे, सन तो 1936 में शुरू हुआ था, शरिया अदालतें शुरू हुई थी। लेकिन 1936 की बात छोड़ दें, आज की बात पर आ जाए। बुधवार को जब ये फैसला आया है उसके बाद से देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का रास्ता खुल गया है। अब ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी ये कानून लेकर आती है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के लिए सबक है कि आपका किया हुआ लौट कर आता है। जो आपकी कर्म गति है उसका भुगतान सब यही करना पड़ता है। 1986 में आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलकर मुस्लिम महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया था। अब कांग्रेस सामने बड़ी समस्या है, वो सत्ता में तो है नहीं। अब विरोध के अलावा उसके पास और कोई हथियार नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है इस फैसले के बाद सबसे ज़्यादा अगर नाराज़गी किसी वर्ग में होगी तो मुस्लिम पुरुषों में होगी। इसका विरोध वहाँ से होगा, इसका विरोध मौलवी और मुल्ला करेंगे, और उनके साथ न खड़े होने का जोखिम कांग्रेस पार्टी नहीं उठा सकती। इसलिए इसका असर व्यापक राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ेगा, पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। ये जो 2024 में मुस्लिम वोट के सहारे कांग्रेस पार्टी 99 सीटों तक पहुंची है, उसका गुब्बारा फूटने वाला है। उसके सामने बड़ा मुश्किल विकल्प है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध करे तो उसका संविधान का मुद्दा जाता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करे तो उसका मुस्लिम वोट बैंक जाता है, खासतौर से पुरुषों का। हालांकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, मुस्लिम पुरुष और महिला में वोट उनका एक ही तरफ जाएगा, बीजेपी की तरफ नहीं आने वाला है। 10 साल में इतना कुछ करने के बाद भी नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आ जाएगा, ये सोचना गलत होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है इस फैसले के बाद मुस्लिम महिलाएं भाजपा को वोट देने लगेंगी या कांग्रेस को नहीं वोट देंगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन वोट एक तरफ। अभी तो पहले विकल्प चुनने की समस्या है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के सामने। उनको तो इस्लाम में भी अभय मुद्रा दिखती है,
और इस्लाम के मानने वालों को कहीं नहीं दिखती है। अब उनको जवाब देना पड़ेगा और ये सवाल उनसे हर जगह पूछा जाएगा। जैसे मणिपुर से वो भागे, मणिपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सवाल, बड़ा साधारण सा सवाल पूछा गया कि आप बता रहे हैं ये समस्या और ये समस्या हल नहीं होने वाली है, कह दिया राहुल गांधी ने। तो पूछा कि आपकी नज़र में समस्या का हल क्या है? तो उनका जवाब सुनिए, आपको सुनकर हंसी आएगी। उन्होंने कहा कि आप मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। बात यह है कि आपके पास कोई विकल्प है नहीं, आपके पास कोई हल है नहीं। आप वहां मुद्दे को सुलझाने, शांति के लिए नहीं गए थे, आप वहां आग लगाने के लिए गए थे, भड़काने के लिए गए थे। तो इस सवाल का जवाब तो आपके पास है ही नहीं, आप कभी दे नहीं पाएंगे। लेकिन वो मुद्दा दूसरा है। अभी तो मुद्दा सामने जो है कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के सामने है कि सुप्रीम कोर्ट को चुने कि शरिया को चुने। ये जो है चुनाव बहुत आसान नहीं होने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की तरह अगर उसमें नैरेटिव गढ़ने की ताकत बची हुई है तो इसको राष्ट्रव्यापी बड़ा मुद्दा बना सकती है। जैसे 1986 में राजीव गांधी के संविधान संशोधन विधेयक लाने के बाद बनाया था। उस समय इस मुद्दे को पूरे देश में बीजेपी ले गई थी और पूरी राजनीति की दशा दिशा बदल गई थी। क्या बीजेपी फिर ऐसा कर पाएगी? अभी हाल की जो घटनाएं हैं उनसे तो लगता नहीं है। बीजेपी के सामने बड़ी समस्या है, वो एक गंभीर समस्या है, उस पर अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। उसके प्रवक्ताओं की, उसके प्रवक्ता ऐसे हैं जो उसकी विचारधारा से सहमत होना तो छोड़िए, उसके बारे में जानते भी नहीं। तो अब चुनौती दोनों के सामने है, कांग्रेस के सामने ये चुनने की कि संविधान या शरिया, और भाजपा के सामने कि संविधान के मुद्दे पर, मुस्लिम वोट बैंक के मुद्दे पर जिस तरह से खेला कांग्रेस पार्टी ने, उसके सहयोगी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में, उसकी काट के लिए उसको हथियार मिल गया है। अब वो हथियार चलाना आपको आता है कि नहीं, इसकी परीक्षा आने वाले दिनों में होने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।